Okay, students. So the next question is from electrostats, in which we can see that the two charges both at rest initially having a charge q and minus q are released from the situations as shown in the figure. तो प्लस q और माइनस q के बीच दूरी r0 है. They are released from the situation shown if the kinetic energy of the system when the separation between them becomes half. जब उन दोनों के बीच, क्योंकि इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो इन दोनों के बीच जब सेपरेशन आधा हो जाएगा तब हमको काइनेटिक एनर्जी कुछ इस फॉर्मेट में दी है जहां पर एक n फैक्टर फंस रहा है, उस n की वैल्यू निकालनी है. So since we know that the electrostatic force is a conservative force, so we can apply by mechanical energy conservation. Mechanical energy conservation, we can see that kinetic energy initial plus potential energy initial equals to kinetic energy final plus potential energy final. So kinetic energy initial 0 है. क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स या चार्जेस रेस्ट पर है. तो चार्जेस अगर रेस्ट पर है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 है. पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल के बारे में बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का माइनस के. ये यहां पर दो, एक चार्ज नेगेटिव एक चार्ज पॉजिटिव है, या के Q1 Q2 बाय R में हम रखेंगे वैल्यूज. तो K इंटू माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू बाय डिस्टेंस R0 इक्वल्स टू के फाइनल जो निकालना है प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जो उन दोनों के बीच अब दूरी हो गई है आधी, दैट इज प्लस क्यू यहां पर एंड माइनस क्यू यहां पर, और दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया है R0 बाय 2. दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया है? R0 बाय 2. तो दैट इज K इंटू माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू बाय R0 बाय 2. फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट दिस इज माइनस K Q स्क्वायर बाय R0 equals to K final minus 2K Q square by R0. इसको इधर लेके आएंगे. So you can see that 2K Q square by R0 minus K Q square by R0 equals to K final, which implies K final की वैल्यू हो गई K Q square by R0. K की वैल्यू रखने पर आ जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught to Q square by R0. Hence value of n, आंसर हमारा है n बराबर 1. तो ये रहा हमारा सिंपल सा क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो बच्चा लोग इसके बाद में we can switch to our next question, that is this, which is based on the topic of thermal expansion. A uniform rectangular plate has a circular hole of diameter d as shown. फिगर यहां बनाया हुआ नहीं है, यानी रेक्टेंगुलर प्लेट के अंदर एक सर्कुलर होल है जिसकी डायमीटर d है. ठीक है. इस डायमीटर के हिसाब से the coefficient of linear expansion of the plate is given as alpha. Then find the change in diameter of the hole if the temperature of the plate is increased by delta T. Thermal properties of matter से ये क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कि यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ चेंज इन डायमीटर ऑफ द प्लेट निकालना है. तो इनिशियल डायमीटर अगर d इनिशियल है और d फाइनल है तो ये एक लीनियर एक्सपेंशन का ही केस हुआ. हर एक जो एटम है वो एक दूसरे से लीनियरली एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी दूरी बढ़ रही है. तो जो चेंज इन डायमीटर है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है d अल्फा डेल्टा टी. फिर हमारा फॉर्मूला होता है d फाइनल बराबर d इनिशियल ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जिसके कारण हमारे पास में डेल्टा d डायमीटर के चेंज का फॉर्मूला है d अल्फा डेल्टा टी, यानी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा. ठीक है. As per this question, now next we can switch to the next question, in which we can see this, that is ये क्वेश्चन है न्यूक्लियाई चैप्टर से, और ये भी एक बहुत आसान कैटेगरी का क्वेश्चन कहलाएगा, जिसमें हमें बोला जा रहा है कि
एक न्यूक्लियाई जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों दिया हुआ, that is 120 is its mass number and 84 is its atomic number, which is going through the series of the decays. इतने सारे डिके हो रहे हैं जिसके अंदर, तो जब हमारा अल्फा डिके कहलाएगा, हमें फाइनल जो प्रोडक्ट है, जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है या फाइनल न्यूक्लियाई जो बन के आ रही है, उसके अंदर हमें ये देखना है कि ए क्या है और बी क्या है, यानी एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है। तो 120x84 अल्फा के हिसाब से अगर अल्फा डिके करवाएंगे तो अल्फा होता है 4He2, यानी आपको 4He2 डिक्रीज करना है। यहां पर सब लिख देता हूं मैं। बीटा नेगेटिव डिके, बीटा नेगेटिव डिके में आप क्या निकालते हो, आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो, यानी 0e-1, और बीटा पॉजिटिव डिके में आप पॉजिट्रॉन निकालते हो, दैट इज 0e+1, पॉजिट्रॉन निकालते हो ई पॉजिटिव, दैट इज 0e+1। तो इस तरीके से, एंड गामा डीके में नो चेंज होता है, तो नो चेंज की कंडीशन में हम गामा डीके में ये देखने के प्रयास करेंगे। तो 120x84 के हिसाब से अल्फा डीके करवाएंगे तो 4He2 डिक्रीज करेंगे, यानी जो भी बनेगा उसके अंदर 4 ऊपर मास नंबर में से डिक्रीज होगा और 84 एटॉमिक नंबर में से 2 डिक्रीज होगा, दैट इज 82 whatever number it is and that is 116। 120 में से 4 गए तो बचे 116। जो भी x डैश जो भी आते चले जाएंगे हम बनाते चले जाएंगे, नए a b c d जो बनाना हो वैसे आप इसको दे सकते हो, क्योंकि एलिमेंट के बारे में आपको पूछा नहीं गया है। तो आप क्या करोगे, 116x-82 के अंदर अब इसमें से आपको बीटा नेगेटिव पार्टिकल निकालना है। बीटा नेगेटिव का मतलब आपने 0e-1 निकालना है। जब आप 0e-1 निकालोगे तो z में यहां पर एक अमाउंट जुड़ जाएगा, दैट इज +1 या 83, बिकॉज आपने -1 निकाला है तो वहां पर एक अमाउंट z में ऐड हो जाएगा, एटॉमिक नंबर में ऐड हो जाएगा, दैट इज +1। देन गामा डीके में नो चेंज, 116A83। Then again you will have beta positive decay, जिसके अंदर आप पॉजिट्रॉन निकालोगे तो फिर से 116 कैपिटल B 83 की जगह पर फिर से 0e+1 निकालेंगे बीटा पॉजिटिव में तो वो 82 हो जाएगा। आप एक इलेक्ट्रॉन ये पॉजिट्रॉन निकाल रहे हो बीटा पॉजिटिव में, तो यहां पर जो एटॉमिक नंबर है उसमें से एक अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा, 82 हो जाएगा। देन अगेन अल्फा डीके में से 4 कम हो जाएंगे, यानी 112 है ना, सी नाम दे देते हैं उसका, 112C, और यहां पर आ जाएगा अल्फा डीके में 4He2 सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 यहां से जाएंगे, यानी 80। अगेन ड्यू टू गामा डीके नो चेंज, दैट मींस जो आपका x यहां लिखा हुआ है उसमें 112 ऊपर आएगा और 80 नीचे आएगा, यानी आपके a की वैल्यू है, स्मॉल a यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में, उसमें 112 और b की वैल्यू 80 है। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया न्यूक्लियाई से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हम शिफ्ट करेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑन द टॉपिक ऑफ NLM, और ये था एक असर्शन रीजन। इसके अंदर लिखा हुआ है the elevator can move with a constant velocity if its weight is balanced by the tension in the cable। एक एलिवेटर जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा अगर उसके ऊपर आपने बैलेंसिंग की कंडीशन डाल रखी है, यानी टेंशन ऊपर, एलिवेटर के अंदर जो भी मास है उसी तरीके से है, और इसका वजन एलिवेटर का, इट्स वेट, एलिवेटर चाहे ऑब्जेक्ट हो अंदर चाहे ना हो, पर कंबाइंड सिस्टम का जो भी वजन है उससे अगर ये फोर्स बैलेंस्ड हो गया तो इट विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, v विल बी कांस्टेंट एज f net इज 0। f net आपका क्या है, 0 है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि असर्शन हमें ट्रू लग रहा है। अब हम रीजन देखते हैं, तो रीजन लिखा है कि फोर्स बाय एलिवेटर्स floor on a man is more than his weight while accelerating downwards। तो जब आपका एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहां पर आपका एलिवेटर जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है तो जो
आपका पर्सन है उसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन जो इस पर है दैट इज फोर्स बाय द एलिवेटर्स फ्लोर ऑन मैन, तो वो नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ। वो देखना है कि वो mg से ज्यादा होगी कि mg से कम होगी। तो अगर ये a है तो दिस मेक्स इट अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसको इनर्शियल में कन्वर्ट करने के लिए विल अप्लाई सूडो फोर्स। तो हम एक्सेलरेशन a किस तरफ अप्लाई करेंगे रोकने के लिए, ऊपर की तरफ, इट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स, तो इस पे भी a किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ। यहां पर mg जो वजन है वो किस तरफ होगा, नीचे की तरफ। तो नॉर्मल रिएक्शन प्लस सूडो फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mg, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ एलिवेटर में तो वो चलेगा नहीं। तो n प्लस ma बराबर mg, या इफेक्टिव ग्रेविटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, दैट इज n इक्वल्स टू mg माइनस ma। तो हम ये देख सकते हैं कि वजन में से हमें ma अमाउंट घटाना है ना कि बढ़ाना है। तो एलिवेटर में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो वेट से ज्यादा नहीं, वेट से कम है। इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, बस इसका आंसर होना चाहिए कि A इज करेक्ट एंड R इज फॉल्स। दैट इज assertion is true but the reason is false. So ये एक नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन ऑन NLM। इसके बाद हम स्विच कर रहे हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is a question on gravitation। बेटा हर साल हर सेट में ग्रेविटेशन का क्वेश्चन होता ही होता है, फिक्स्ड होता है ग्रेविटेशन का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कुछ बहुत हद तक सिंपल दिख रहा है जो कि फॉर्मूला बेस्ड है। तो अगर हम बोले कि इसके अंदर लिखा हुआ है ऐसा कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द अर्थ सरफेस इज 18 न्यूटन, हमने अर्थ की सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट का वजन नापा, तो उस पर अर्थ की सरफेस पर mg की वैल्यू हो गई 18 न्यूटन। यू हैव टू डिटरमाइन इफ दिस ऑब्जेक्ट इज टेकन एट अ हाइट 3200 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस, देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, दिस हाइट इज कंपेरेबल टू रेडियस। तो ग्रेविटी की वैल्यू, जो ग्रेविटी का फॉर्मूला है वो ग्रेविटी डिक्रीज होगी, बट फॉर्मूला आपका अप्रोक्सीमेशन वाला नहीं होगा। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होता है कि g डैश ग्रेविटी इज इक्वल्स टू g इंटू आर स्क्वायर बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एट सम हाइट। तो g इंटू आर स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। तो यहां वजन के लिए m से मल्टीप्लाई करेंगे तो mg डैश इक्वल्स टू mg, दैट इज न्यू वेट w डैश इज इक्वल्स टू mg डैश इक्वल्स टू mg इंटू r स्क्वायर बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। तो वेट w डैश mg, वजन दिया हुआ है 18 न्यूटन, इंटू रेडियस 6400 किलोमीटर्स, और रेडियस इज गिवन assuming that by 6400 plus 3200. This factor is cancelled out as 18 into 6400 by, this gives you 9600, और ये फैक्टर हम काट सकते हैं। तो 32 से ये 2 टाइम्स चले जाएगा एंड दिस विल गो 3 टाइम्स। तो ये फैक्टर हमारे पास कुछ 2/3 का बन रहा है। या इसको भी अगर h को देखें तो ये जो हाइट है वो रेडियस ऑफ अर्थ के आधी है, यानी h की वैल्यू r/2 रख के 3r/2 हो जाएगा, जो कि फैक्टर वाइज 2/3 बना देगा इसको ऊपर जाने पर इसका स्क्वायर। दिस गिव्स यू 18 इंटू 2 का स्क्वायर 4 बाय 3 का स्क्वायर 9, दैट इज वेट w डैश, ये 2 टाइम्स कैंसल एंड दिस गिव्स यू आंसर एज 2 4 8 न्यूटन। करेक्ट। तो वजन 3200 किलोमीटर हाइट पर जाने पर 8 न्यूटन का वजन होगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किस पर, ग्रेविटेशन चैप्टर पर। एंड नाउ वी विल स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is on the topic of magnetic effects of current, जहां पर force between two parallel current carrying wires है।
force between two parallel carrying current wires changes by what amount if D is halved and I1 and I2 are double. So force between two parallel current carrying wires का formula कुछ इस प्रकार होता है कि force per unit length is mu naught I1 I2 by 2 pi D. ना हम उनकी लेंथ चेंज कर रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ दोनों करंट्स की वैल्यू और डी की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 I2 बाय डी. इनिशियल फोर्स अगर F है तो F1 बाय F2 को हम लिखेंगे I1 I2 बाय डी अपॉन में I1 डैश फाइनल I2 डैश फाइनल बाय डी. इसकी वैल्यू देखने पर हमें पता चलेगा कि जो फोर्स है वो कितने अमाउंट से चेंज होगा, बाय व्हाट अमाउंट इट चेंजेस इफ डी इज हाफ्ड एंड I1 एंड I2 आर डबल्ड. तो यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि डी डिस्टेंस की वैल्यू नहीं है, तो मैं आपको वेरिएबल के टर्म्स में ही बता पाऊंगा, क्योंकि हमारे पास में जितना डेटा है उसके हिसाब से हमारे पास डी की वैल्यू नहीं आ पाई, बच्चों ने नहीं बता पाए, तो कंफर्मेशन नहीं हो पाया है डी की वैल्यू का, इसलिए वैल्यूज हम रख नहीं पा रहे हैं. पर हम वेरिएबल के टर्म्स में आंसर आपको बता सकते हैं. तो हमारे पास में दिस I1 I2 बाय डी एंड I1 डैश इंटू I2 डैश बाय डी को अगर हम फैक्टर वाइज देखें तो बोथ I1 एंड I2 आर डबल. तो ये दोनों ही करंट I1 I2 बाय डी upon this is doubled, that is 2I1, this is doubled 2I2 and D is halved यानी D by 2. पूरा फैक्टर कैंसल होने की वजह से F1 by F2 की वैल्यू शायद यहां पर कैंसल होने की वजह से ये 2 गोल घूम के ऊपर जाएगा और ये आ जाएगा 2 to the 4 to the 8. दैट इज जो F2 है वो 8 गुना हो जाएगा F1 के. F2 जो है वो क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा F1 के. तो चेंज इन फोर्स या फोर्स के अंदर बदलाव डेल्टा F will be F2 minus F1 that is 7F1, क्योंकि हम F2 को 8F1 रखेंगे तो 8F1 minus F1 यानी 7F1. अब F1 की वैल्यू बस रखनी है हमें, that is mu naught I1 I2 by 2 pi D into length. हमारे पास सारी वैल्यूज है, हमारे पास I1 है, I2 है, लेंथ है, बट D नहीं है. तो D की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आप ये आंसर आसानी से निकाल पाएंगे. दैट इज द चेंज इन द फोर्स. द फोर्स बिटवीन वायर्स चेंजेस बाय व्हाट अमाउंट, ये पूछा गया था. तो एज पर द गिवन डेटा हमने वेरिएबल के टर्म्स में यह आंसर निकाल लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी से. थोड़ा सा क्वेश्चन डाइसी है जितना पता चला है उस हिसाब से, क्योंकि कोई बोल रहा है कि रेडियस का डिफरेंस दिया था, कोई बोल रहा है डायमीटर्स का डिफरेंस दिया था. सपोज रेडियस का डिफरेंस दिया होता तो अलग आंसर आता, और डायमीटर्स का डिफरेंस दिया है तो आंसर आएगा एक सिलेंड्रिकल. इसमें बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि इन दोनों पॉइंट्स के मध्य हमें रेजिस्टेंस निकालना है. क्या निकालना है हमें? इन दोनों पॉइंट्स के मध्य रेजिस्टेंस निकालना है. तो इसकी डेंसिटी, ये इसकी रेजिस्टिविटी दी हुई है, इसके लेंथ दी हुई है सिलेंड्रिकल पोर्शन की, और इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर दी है. इनर डायमीटर 4 mm है और आउटर डायमीटर 8 mm है. तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फॉर दिस इज वेरी सिंपल, बिकॉज आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है तो आप इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. रो एल बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज रो एल बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई बड़ी रेडियस का स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस इनर रेडियस यानी R1 का स्क्वायर. R इक्वल्स टू रो की वैल्यू है 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर जो क्वेश्चन में गिवन है. लेंथ दी है पाई 3.14 दी है ताकि फैक्टर कैंसिल हो, दैट इज पाई मीटर्स में, अपॉन में पाई इंटू रेडियस को डायमीटर का आधा लिखेंगे, दैट इज d बाय 2. तो ये d स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, यानी 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर में है बाय 4. डायमीटर d स्क्वायर बाय 4 माइनस रेडियस के लिए भी लिखेंगे. मैं यहां पर आपको फिर से फॉर्मूला लिख देता हूं, रो एल बाय पाई
R2 को लिखूंगा d2 स्क्वायर बाय 4 माइनस d1 स्क्वायर बाय 4 बिकॉज डायमीटर का आधा होगा। यहां पर हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर बाय 4, तो यहां पर पाई का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। इसके स्क्वायर को हम सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे। 10 टू द पावर माइनस 8, 4 गोल घूम के कॉमन लेके ऊपर हो गया। 8 का स्क्वायर, ये 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 10 टू द पावर माइनस 6 बन जाएगा। और 8 का स्क्वायर हो गया 64 माइनस 16। यहां पर हमारे पास में जो 8 का स्क्वायर 64 माइनस यहां पर 16 का फैक्टर आ रहा है, जो कि शायद 4 से कैंसिल हो सकता है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे वैल्यूज रखने पर 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 और इसको कैंसिल करके लिखेंगे 10 पावर माइनस 2 इंटू 4 बाय ये 24 माइनस 16 यानी कि 8 और 4 का फैक्टर 48 में, जो कि 24 से डबल टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। जब हमारे पास में 24 48 का फैक्टर डबल टाइम्स में कैंसिल हो गया तो ये 2 टाइम्स ये भी कैंसिल हो जाएगा। एक 10 का फैक्टर और बच रहा है, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 आ रहा है रेजिस्टेंस। 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है, या 2 मिली ओम आ रहा है, या ये इंटीजर में पूछा है, ऐसा कुछ बच्चे स्पेसिफाई नहीं कर पाए मुझे। तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, बिकॉज आई डोंट हैव ऑप्शंस, तो इसलिए आंसर आ रहा है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। आफ्टर दिस हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन पर बेस्ड रेजिस्टेंस पर क्वेश्चन आया हुआ है। एंड आफ्टर दिस ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत सिंपल है और बहुत सिंपल टॉपिक्स में से एक काइनेमेटिक्स पे क्वेश्चन है कि इफ अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड इन अ वर्टिकल प्लेन इट अटेन्स मैक्सिमम हाइट ऑफ 360 मीटर। कितनी हाइट अटेन कर सकता है? मैक्सिमम 360 मीटर। तो बॉल को वर्टिकल प्लेन पर इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किया है, तो मैक्सिमम हाइट जो वर्टिकली अटेन कर सकता है, जब उसको वर्टिकली फेंकेंगे तभी अटेन करता है मैक्सिमम हाइट, और वो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू होती है u स्क्वायर। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो यहां पर आ जाएगा u स्क्वायर बाय 2g। क्लियर? जबकि फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस द बॉल कैन कवर ऑन ग्राउंड कीपिंग द प्रोजेक्शन स्पीड कांस्टेंट। अगर प्रोजेक्शन स्पीड सेम रख रहे हैं तो जो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू वो होती है u स्क्वायर बाय g। ठीक है, वो होती है u स्क्वायर बाय g। तो हम यहां पर क्या करेंगे, रेंज के मैक्सिमम की वैल्यू दैट इज, इसको लिखेंगे u स्क्वायर बाय g को हम लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ h मैक्स, जो यहां पर 2 इंटू वैल्यू दी हुई है मैक्सिमम हाइट की 360 मीटर, जिसको रखने पर आंसर आ जाएगा 720 मीटर, यानी आपका करेक्ट आंसर है बी। तो ये बहुत सिंपल है। रेंज की मैक्सिमम वैल्यू u स्क्वायर बाय g होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, उससे साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई, तो इसलिए r की वैल्यू u स्क्वायर बाय g हो गई। तो इसलिए मैक्सिमम रेंज ये रही और मैक्सिमम हाइट से इस तरीके से रिलेटेड। आप इसी तरीके के सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं जो सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और स्ट्रांग होती चली जाए। वो बच्चे जिनको अपकमिंग सेशंस में या अपकमिंग जो भी आ रहे हैं उन सेशंस में एग्जाम्स देनी है, तो उन्हें इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस को करना है, ताकि वो और स्ट्रांग कर पाए अपने बेसिक पॉइंट्स को और बेसिक पॉइंट्स ना छूटे। ठीक है।